अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्टैंडिंग। और कल जो है वो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14 के ऊपर, जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग हम कर चुके थे। अब हम मुझे एनालिटिकल रीजनिंग करनी है। पहला क्वेश्चन वो कहता है कि आपके पास 4 दिन हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आपने बताना है कि कौन सा पहला क्वेश्चन है, और जो है वो उसमें किताबें पढ़नी है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, 4 किताबें उसमें पढ़नी है इन 4 दिनों में। जबकि पैटर्न के मुताबिक केमिस्ट्री हमेशा इंग्लिश से पहले आएगी और बायो जो है वो उससे पहले हमेशा फिजिक्स आनी चाहिए। ठीक है, पहले तुम्हारा उससे पीछे आनी चाहिए। नाउ इफ यू थिंक कि पैटर्न कौन सा इस पे राइट आएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर जो सी है उसके अंदर इंग्लिश यहाँ पे है। इंग्लिश से पहले कौन आना चाहिए? केमिस्ट्री। यहाँ पे कहीं भी आ जाते हैं, उन्होंने यहाँ रखी हुई है। उसके बाद बायो है, बायो से पहले फिजिक्स आनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, या तो इस रूल, इन दोनों रूल को फॉलो नहीं किया, या तो केमिस्ट्री को इंग्लिश के बाद रखा हुआ है या फिजिक्स को बायो के बाद रखा हुआ है। तो ये हो जाता है इसका पहला क्वेश्चन हल। कहते हैं कि अगर केमिस्ट्री हम सैटरडे को पढ़ेंगे तो फिजिक्स किस दिन पढ़ेंगे? केमिस्ट्री सैटरडे को जाएगी तो केमिस्ट्री के बाद कौन आना चाहिए? इंग्लिश। अब पीछे अगर यहाँ फिजिक्स रखोगे तो हमारा मतलब कि बायो से पहले फिजिक्स आनी चाहिए, तो बायो यहाँ आ जाएगी और उससे पहले क्या आ जाएगी? फिजिक्स। तो दैट विल बी थर्सडे। उसके बाद कहते हैं जब द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या नहीं है? पॉसिबल ये चीज नहीं है कि फिजिक्स ऑन संडे, फिजिक्स ऑन संडे पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिक्स यहाँ पे संडे पे फिजिक्स आ गई तो फिर बायो कहाँ जाएगी? क्योंकि बायो को तो फिजिक्स के बाद आना था, इसलिए फिजिक्स ऑन संडे इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वो जो ये कार्टून वाला है कि 5 कार्टून जो है वो दिखाई नहीं। अब इसके अंदर थोड़ा सा स्टेटमेंट का इशू भी आ रहा है, सो उस हिसाब से जो है ना वो इसको मैं स्किप आउट कर रहा हूँ। तो इसका अगर प्रॉपर आंसर मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर डाल लेंगे। आगे कहते हैं कि इन शॉपिंग मॉल के अंदर 6 स्टेप्स हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर 6 स्टेप्स हैं आपके पास, और 4 लोग हैं। ठीक है, 6 स्टेप हैं, 4 लोग हैं। हम स्टेप बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए। ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो कहते हैं कि जो अब इसके साथ कंडीशन क्या दे रहा है, A is 2 step below C, A is 2 step below C। तो C यहाँ पे तो 2 step below A है, तो यानी कि इधर बना के इधर रख लेते हैं A 2 step below है C से, तो C ये आ गया और 2 step below पे A आ गया। उसके बाद वो कहता है कि नो टू पीपल कैन बी ऑन सेम स्टेप, क्योंकि भी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, किसी एक स्टेप पे दोनों लोग इकट्ठे नहीं आ सकते। बी इज नेक्स्ट स्टेप टू डी, और बी और डी जो है ये इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, बी और डी क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे। बी इज नेक्स्ट स्टेप टू डी, यानी कि डी के बाद जो है वो बी आएगा। डी के बाद कौन आएगा? बी आएगा। दूसरी कंडीशन आ गई। उसके बाद हमारे पास है कि डिनोट द फर्स्ट स्टेप, ये हो गया ओनली वन स्टेप इज वैकेंट, और सिर्फ एक स्पेस जो है वो खाली होगी इसके अंदर। तो अब जो है आगे हम देखते हैं कि इफ ए ऑन फर्स्ट स्टेप जो है फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए यहाँ पे है तो एक छोड़ के सी आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है, सी आना चाहिए। यहाँ बी और डी जो है इकट्ठे आने थे, बी और डी क्या थे? इकट्ठे आने थे। अच्छा, ऊपर उसने बताया कि ए बी सी एंड डी है, जबकि नीचे जो है वो ई का तस्करा भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि 5 असल में जो है वो लोग खड़े हैं, तो 6 में से 5 खड़े हैं, एक जगह खाली बचेगी। अब हमें पता है कि सिर्फ ये 2 स्पेस बची हैं या ये 2 स्पेस बची हुई हैं, तो B इज ऑन सेकंड स्टेप। B सेकंड स्टेप पे नहीं आ सकता, क्योंकि B के फॉरन B से फॉरन पहले D होना चाहिए, जबकि यहाँ पर A है, तो B और D यहाँ पे आ सकते थे। ठीक है, C इज ऑन फोर्थ स्टेप, C फोर्थ स्टेप पे नहीं है, C थर्ड स्टेप पे आ गया। E कुड बी ऑन थर्ड स्टेप, E थर्ड स्टेप पे हो सकता है, नहीं हो सकता। D इज ऑन हायर स्टेप देन C, तो हायर स्टेप D जो है वो C से हायर स्टेप है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। इफ ई वाज ऑन थर्ड स्टेप, अब ये सारे वो रिलेट कर देंगे। अगर ई जो है वो थर्ड स्टेप पे था, तो आपने बताना है कि एंड बी वाज ऑन हायर स्टेप देन ई, और बी इससे कहीं ऊपर है, तो कौन सी स्पेस जो है वो खाली होगी? अब बी से फौरन पहले डी आना चाहिए, तो डी ये आ गया, बी ये आ गया। हायर स्टेप पे यही आते हैं, डी इधर आ गया और बी इधर भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और यहाँ इस पैटर्न में भी डी भी आ सकता है। लेकिन वो क्या कहते हैं उसके बाद? कहते हैं कि ए विच स्टेप मस्ट बी वैकेंट। अब अगर मैंने ए रखना है यहाँ पे, सी यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि डी और बी यहाँ नहीं आएंगे। ए अगर यहाँ आएगा तो सी यहाँ आना था,
और डी और बी जो है वो यहाँ आ जाने थे, जिसकी वजह से पहला स्टेप जो स्टेप 1 जो है वो क्या रह जाना था, वैकेंट रह जाना था, खाली रह जाना था। रूल्स को फॉलो करते हुए ए सी का पैटर्न ये था, डी बी का ये था, तो ई अगर तीसरे स्टेप पे थी तो ये रूल हमारे पास आ गया। उसके बाद वो कहता है कि आगे जो है अब इफ बी वाज ऑन स्टेप 1 व्हिच वुड बी ए ऑन, अगर बी जो है वो स्टेप 1 पे है, अगर बी स्टेप 1 पे आ जाता है, सपोज कर रहे हैं, तो फिर ए किस स्टेप पे आ सकता है। ए कहते हैं कि अगर बी इधर होगा तो यहां पर आप ए अगर यहां पर रखोगे तो सी, क्योंकि बी का फौरन बाद अब बी पहले स्टेप पे आ गया, स्टेप कुड बी ऑन ए, अगर बी पहले आ गया तो डी को ऊपर रखना पड़ेगा। आई डोंट नो डी लिखना चाहिए तो फिर बी आएगा, क्योंकि एक इस तरह पैटर्न है, बी और डी कौन थे, इकट्ठे थे, तो फिर डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी और डी का ये पैटर्न फुल हो गया। अब ए या और सी ये पैटर्न था, ए और सी यहाँ पे आ सकते थे, इसी तरह स्पेस आ सकती है, तो ए थर्ड पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकते हैं ए और सी, अगर यहाँ से मिटा देंगे तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन जो है वो बची है, जो कि जिसके ऊपर जो है वो स्टैंड ए जो है वो स्टैंड कर सकता है। ठीक है, ये हो गया सी ऑप्शन 3 एंड 4th पोजीशन, 3 एंड 4th पोजीशन। If there were two steps between the step that A was standing and step B was standing on, and A was on higher step than D, A must be on। वो कहते हैं कि अगर two step between step A and step B, वो कहते हैं step A और step B के दरमियान अगर 2 का फासला था, तो फिर आपने बताना है कि और A जो है वो हायर साइड पे, तो आपने बताना है कि step A must be on step, तो वही यही चीज दोबारा B और डी कर लो। अगर बी और डी ऊपर नीचे आ गए तो ए जो है वो यहाँ आ गया और यहाँ आएगा, तो ए बी और डी में कितने का फासला लगा के 2 स्टेप का फासला, तो मतलब ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ए यहाँ आना चाहिए, बी यहाँ पे तो डी ए यहाँ पे और सी जो है वो यहाँ पे आ सकता था। तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, 4th पोजीशन पे आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 5 लेडीज हैं, आयशा, बानो, चांदनी, दुरिया एंड अलीना। ए बी सी डी ई उनके तरतीब से नाम बन जाते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई को जल्दी जल्दी करते हैं, इसको ज्यादा देर हो रही है। तो कहते हैं कि ए बी सी डी ई 5 आपके पास पार्टिसिपेंट हैं। बानो प्लेस अहेड ऑफ चांदनी, अहेड ऑफ का मतलब है कि बानो अगर इधर से आप पोजीशन रखो फर्स्ट सेकंड, ये पोजीशन ही होगा, इस नंबर पे उन्होंने अपना खाना प्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, 1 2 3 4 5 है इधर, तो 5 लोग हैं हमारे पास। अब जो है वो कहते हैं कि जो चांदनी बानो जो है वो चांदनी, बानो प्लेस अहेड ऑफ चांदनी, बानो जो है वो हमेशा चांदनी से पहले आएगी। उसके बाद कहते हैं कि एदर आयशा इज फर्स्ट एंड अलीना इज लास्ट, और एदर यानी कि या ए और ई हमेशा क्या रहेंगे, एंड पे रहेंगे, या ई और ए, इसमें से कोई कंडीशन लाजमी फुलफिल होनी चाहिए, या ए एंड शुरू में रहेगा या ए ई इधर रहेगा, इस तरह दूसरे एंड पे जो है वो ऑपोजिट आ जाएगा। देयर आर नो टाइज इन एनी कॉन्टेक्स्ट, कोई भी टाई नहीं है, कोई भी बराबर नहीं, बस सारा जो है हर एक ही अपनी अपनी एक पोजीशन आएगी। तो which of the if exactly one lady places between Aisha and Banu, which of the following must be true। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि आयशा और बानो के दरमियान एक लड़की को ऐड कर दिया जाए, तो कौन सी कंडीशन मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी का मतलब है कि लाजमी, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ए यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, तो ए मस्ट बी स्टैंड फर्स्ट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ए इधर भी आ सकता था, तो लास्ट भी हो सकता था, ये तो रूल बता रहे हैं, तो ये वाली मस्ट कंडीशन नहीं है, पॉसिबल है लेकिन मस्ट नहीं है। दुरिया प्लेसेस थर्ड, दुरिया जो है वो थर्ड, दुरिया जो है वो कहीं भी आ सकती है, थर्ड पे आ सकती है, फोर्थ पे आ सकती है, क्योंकि उसने कहा दुरिया प्लेसेस थर्ड। अगर आयशा यहाँ पर है और आयशा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन आना चाहिए, इफ वन एग्जैक्टली वन आयशा एंड बानो, आयशा और बानो के दरमियान अगर एक लेडी आएगी तो बानो यहाँ पे आ गई दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो इसका मतलब दुरिया थर्ड पे तो आ नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बानो प्लेसेस फोर्थ, बानो जो है वो यहाँ भी आ सकती है, बानो और बानो प्लेसेस फोर्थ, अगर इस तरह से कहा हुआ कंडीशन जो है वो बानो प्लेसेस फोर्थ नहीं आ सकते, बानो ऑलरेडी हमारी थर्ड पोजीशन के ऊपर है। तो चांदनी प्लेसेस फोर्थ, अब चांदनी जो है वो फोर्थ पे आ सकती है, अब चांदनी सिर्फ यही आ सकती है। ठीक है,
बाकी तीनों पोजीशन की आगे पीछे पॉसिबिलिटीज नहीं है। आयशा यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी, ठीक है। बाकी दोनों पॉसिबल नहीं थे, तो थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास चांदनी वाली फोर्थ पे उसको आना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, इनमें से क्या क्या ट्रू नहीं हो सकता। वो कहता है कि ये रूल बीच में निकाल देते हैं। चांदनी प्लेसिस सेकंड, चांदनी सेकंड पोजीशन पे आ सकती है। कैसे आ सकती है? चांदनी जो है वो कहता है कि हमेशा चांदनी जो है वो बानो के, अभी इधर भी मैंने ये बताया कि बानो चांदनी से हमेशा क्या आएगी, पहले आएगी। ये रूल इधर लिख लेते हैं ताकि मेरे नजर रहे। भी चांदनी जो बानो से हमेशा, बानो हमेशा चांदनी से पहले आएगी, तो चांदनी जो है वो हमेशा किस पोजीशन पे आएगी, फोर्थ पोजीशन पे आ सकती है, ठीक है। अगर इधर से भी देखते हो तो बानो जो इधर चांदनी उसके बाद ही आ सकती थी, ठीक है। अगर ए लास्ट पे रख लो या पहले पे रख लो, बानो ने दरमियान में ही आना था क्योंकि एक एक का फास्ट है, तो इधर एंड पे जो सी जो है चांदनी फोर्थ पोजीशन पे ही आ सकती थी। अब जो है वो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। ये कहते हैं कि चांदनी प्लेसिस सेकंड, दुनिया प्लेसिस सेकंड, चांदनी सेकंड पोजीशन पे आ सकती है। कैसे? अगर चांदनी यहाँ पे है तो बानो पे जाएगी, तो बानो हमेशा चांदनी से पहले आना था, तो बानो अगर इधर लिखूंगा तो ये ए और ए ना ए ने अपनी जगह छोड़ी ना ई ने, तो चांदनी कभी भी सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकती। आगे वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन मेक इट सर्टेन दैट दुनिया प्लेसिस सेकंड। अब इसके अंदर जो है उसने कहा, उसने जो ऑप्शन लगाई वो आयशा प्लेसिस अहेड ऑफ बानो, आयशा बानो से अहेड है तो बानो यहीं आएगी, ठीक है। और अगर इस तरफ आप रख रहे हो कि आयशा बानो से अहेड है, तो इसका मतलब है कि चांदनी जो अगर इधर से आयशा बानो से अहेड है तो इससे आगे जो है वो चांदनी आनी चाहिए थी, तो चांदनी तो आ नहीं पाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये मुझे वैसे ही गलत लग रहा था। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, जो इसका है ऑप्शन नंबर सी, वो मुझे राइट ऑप्शन लग रही थी कि बानो से अहेड वो कहता है दुरिया का रख दो, तो दुरिया, बानो और चांदनी, तो इस तरह एक पैटर्न ये आ गया। तो ए के फौरन बाद उसने कहा कि ए के जो है वो फौरन बाद कौन आ जाए, बानो से आगे दुरिया आ जाए, तो ए डी बी सी, बी सी का पहले तो पैटर्न था, डी हमने ऐड कर दिया, तो ए और डी का आगे तो दुरिया कौन सी पोजीशन पे आ गई, सेकंड पोजीशन पे आ गई, तो इसकी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट ऑप्शन आ जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो आगे वर्बल रीजनिंग आ जाती है, उसको स्किप आउट करेंगे। इसी पेज पे एंड पे आता है, वो कहते हैं कि 4 9 16 25 अभी पैटर्न किस तरह दे रहा है। तो आपने इसका एक इस तरह का जो सवाल है ना पैटर्न वाला, उसका बड़ा आसान सा तरीका है, जो आगे पूछते हैं कि इस तरह का एक स्पेसिफिक डिफरेंस आ रहा है, आपने जो है वो उसको बताना है कि क्या उसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट है, क्या चीज़ है। आसान सवाल सबसे आसान तरीका होता है डिफरेंस फाइंड कर लो। 4 और 9 में 5 का है, 9 और 16 में 9 और 16 में कितने का, 6 और 1 7 का आ गया, 16 में 25 में कितना, 5 और 4 9 का आ गया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसकी बेसिक मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 7 9 9 और अलग कौन सा आना चाहिए, 2 2 का फर्क है, 5 और 7 7 और 2 9, 25 और 11। अब ये जो है ये बेसिकली जो है वो रूल क्या आ रहा है, 25 और 11 कितना बन जाएगा, 9 2 2 का बढ़ रहा है, 2 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, 9 11 यहाँ आ जाएगा 36। असल में ये डिफरेंस की वजह से आसान हो जाते हैं सवाल, वरना इसका रूल क्या आता है, ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आना था 6 का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस करके हमने जल्दी और इजीली आंसर को फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा आगे जो है वो, और ये स्क्वायर वाला हर बंदे के दिमाग में होता है, डिफरेंस जो है वो हर एक के अंदर आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है कि x परसेंटेज ऑफ 60 is equal to 48, what is x? तो x परसेंटेज इधर लिखोगे, 60 इधर लिखोगे, इक्वल टू 48 है। परसेंटेज डिवाइड बाय 100 होता है, तो 60 डिवाइड बाय 100, x इधर ही जाएगा, 100 नीचे आ गया, दोनों वैल्यूज के नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए तो 100 नीचे आ गया, इक्वल टू 48, तो 60x इज इक्वल टू 48, 100 आ गया, x इज इक्वल टू 48 100 ओवर 60, 0 0 से कट गया, 6 8 दा 80, तो ये आ गया 80 वो वैल्यू है जो कि x की वैल्यू है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बनती है ए, ऑप्शन ए बनती है। 80 वैल्यू है x की, जिसका 60% जो है वो हमारे पास 48 आ रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि 0, ये समझ आ गई ना कि हमने x परसेंटेज ऑफ 60 इज इक्वल टू 48, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 नीचे लेके x इधर ही था, 48 इधर था, 100 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया,
बाद में 60 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और ये कट गया था। आगे वो अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.09 अंडर रूट 0.09 इज इक्वल टू 3। आपने x की वैल्यू बतानी है, तो x बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है, वो लिखा नहीं हुआ इसके अंदर। x अंडर रूट 0.09 होगा तो आएगा 0.3 इक्वल टू 3, तो x ये 3/0.3, तो ये जवाब आ जाएगा 10। जब इसको मल्टीप्लाई कर वैसे करके देख लोगे, या इसको अगर कैलकुलेटर ना हो तो इसको करने का तरीका 0.3 है ना, तो 3/10 हो जाएगा। अब जो थर्ड नंबर पे होता है ये ऊपर चला जाता है, थर्ड नंबर वाली जो सबसे थर्ड डिवीजन में आता है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3, 3 से कट गया तो 10 जवाब आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ 4 डिवाइड बाय 4% ऑफ 25, कहता है 25% ऑफ 4 डिवाइड बाय 4% ऑफ 25। इसके दो हिस्से हैं, 4% ऑफ 25, उसको डिवाइड करना 4 पे, उसका 25% निकालना है। तीन हिस्से आ गए। पहले 25 का 4% निकाल दें, 25 का 4% 4%, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100, ये आ गया आपका 25 4 दा 100, 4 1 दा 4, तो 1 का अब 1 आ गया इस पार्ट का आंसर, तो 4 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 4 डिवाइड बाय 1 किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 का दोबारा 25% लिया, तो जैसे यहाँ 4 का 21% 1 आया, तो इसका भी 1 आएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 74 का 1। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 3। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपके पास रेडियस है वो 3 है, रेडियस इज इक्वल टू 3 है, तो पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 पाई, जो कि आपका क्या है, आंसर है। मूविंग ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 16 और 24 x ओवर 72। ये आप लोग कर चुके, इसको खुद करके देखो, 16 और 24 इक्वल टू x ओवर 72, ठीक है, इसको खुद कर लेना है, मैंने करवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 72 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और आगे इसको सॉल्व कर लेना है, ये आप कर लेना। इससे अगला कहता है कि when 60 is subtracted from 60 of a number, the resulting number is 60। जब 60% of a number 60% ऑफ अननोन नंबर, तो x लगा लेंगे, ऑफ अ नंबर -60। जब 60 को 60% ऑफ नंबर में से माइनस किया तो जवाब आया 60। आपने पहले नंबर क्या है 60% x, ये जब माइनस होगा तो जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया 120, ये आ गया 60% x, परसेंट को खत्म करेंगे 60 ओवर 100, x इज इक्वल टू 120, 0 0 से कट गया, 10 बच गया, 6x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 1200, x इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 6, तो ये जवाब आ गया 200। तो ये 200 वो वैल्यू है जिसके 60% में से 60 माइनस करें तो जवाब कितना बचता है, 60 बचता है। ऑप्शन नंबर आपकी ये बनती है सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ, अब ये भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 2 से 4 दी है, 12 ओवर 5 36 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो, ठीक है, पहले वाले सवाल की तरह नहीं करूंगा, खुद से कर लेना ताकि थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो रही है। व्हाट इज अ मैन बाय अ कंप्यूटर ऑफ 7000 एंड सेल इट फॉर 11500। 7000 का सेलिंग प्राइस, 7000 का कंप्यूटर लिया, 11500 का बेच दिया, प्रॉफिट कितना आया 4500। अब आपने बताने कि परसेंटेज प्रॉफिट है। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस उसके ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर जो है वो आता है, जो प्राइस आपने ली हुई है परचेज प्राइस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट काउंट किया जाता है। तो 4500 डिवाइड बाय 7000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ये दो इधर से काट के, ठीक है, सम जो भी इसका आंसर जो है वो आता है 60, इसका आंसर 64.3% जो है वो आएगा। आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेटर से कर लेना, तो ये 63.4% या 64.3%, सॉरी, तो 64.3% जो है उसका क्या आया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कहता है सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग केमिकल x, केमिकल x एक लिया गया, y एंड z इन रेशियो 18:3:2, 18:3:2 की जो वो उसके अंदर एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर तीन जो वो एसिड्स, तीन कंपाउंड्स हैं, तीन कंपाउंड ऐड किए जिनमें 18:3:2 रेशियो है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा ये x है, सबसे ज्यादा x है उसके अंदर, उसके बाद y है, उसके बाद z है उसके अंदर, ठीक है। अब वो कहता है कि इफ
हाउ मेनी लीटर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग 36 लीटर ऑफ एक्स। अगर हम ये 36 लीटर ले लेंगे तो कितना सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये 36 ले लेंगे तो हम कितना सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो अब आपको अगर सिंपली बताया जाए, सिंपल सवाल तरीके से बताता हूं, x इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन, x की रेशो टोटल के हवाले से। अब ये देखो, इसको पहले सम आउट कर लेते हैं। रेशो को जब भी इस तरह दिया जाए उसमें से कोई प्रोपोर्शन निकालनी हो, कोई एरिया चीज निकालनी हो, आप क्या करते हो, 18 जमा 3, 18 जमा 2 20 और 3 23, 18 ओवर 23, 3 ओवर 23, 2 ओवर 23, यानी कि टोटल हिस्से उसके 23 किए जाएं तो उनमें 18 हिस्से x होगा, 3 हिस्से जो है वो y होगा और 2 हिस्से जो है वो z होगा। अब आपके पास एक आ गया 18 ओवर 23 इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि एक जो है 18 इज इक्वल टू 36, यानी कि अगर 18 रेशो है हमारे पास और वो कितने इसके 18 यूनिट आ रहे हैं ना, तो अगर वो कहते हैं कि x 36 लीटर जो है हम लेते हैं तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, उसके 23 में से 18वें हिस्से के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 18 रेशो 36 आ गया। 18 यूनिट समझ लो या पॉइंट समझ लो, 23 में से 18 यूनिट्स बनते हैं x के। तो अगर 18 यूनिट फुलफिल करने हैं तो हम 36 लीटर ये ले रहे हैं, या 36 लीटर लिया तो 18 यूनिट ऑफ x पूरे हुए, ठीक है। 18 यूनिट ऑफ x पूरे हुए, ठीक है। अब 18 इधर अगर मैं 1 रह जाएगा तो रेशो कर लो या इक्वल कर लो, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाय 18 चला जाएगा, ठीक है। 36 ओवर 18, 18 इधर सिंपल है, यहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 2 1, यानी कि 1 यूनिट के लिए हमें 2 लीटर चाहिए, या 2 लीटर से 1 यूनिट बनेगा, 2 लीटर से 1 यूनिट बनेगा। हमें कितने बनाने हैं टोटल, हमें चाहिए 23 यूनिट के हिसाब से। अगर सॉल्यूशन का 1 यूनिट होगा तो उसके लिए 2 आ गए, तो हमें चाहिए थे 23, तो 23 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये जवाब आपका आ जाएगा 46, ठीक है। तो ये आपका जो है अगला हिस्सा आता है कि 46 जो है वो आप टोटल लीटर्स बनेंगे, ठीक है। अगर अब मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग हो गया, वो कहते हैं कि अगर हम 18 यूनिट्स, यही कहते हैं ना कि इसके अंदर इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर टोटल सॉल्यूशन इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर x की कितनी परसेंटेज है, 18, x की कितनी रेशो 18, 23 में से 18 यूनिट जो है वो x के हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि 18 यूनिट इज इक्वल टू 36 लीटर। अगर 18 यूनिट x लिए जाए तो 36 लीटर जो है वो हमारा जो है वो बनेगा, ये 18 इक्वल 36 लीटर 18x, यानी कि पहला 18 यूनिट जो है वो x के लिए जाएंगे, क्योंकि 18 है ना, तो वो 36 लीटर बना रहे हैं। तो हमने बताना है कि 1 लीटर कितना 1 यूनिट कितने देगा, या 1 रेशो 18 पॉइंट लिए तो 36 लीटर उसने दिया हुआ है हमें कि 36 लीटर जो है वो 18 पॉइंट्स के बराबर है। हमने 1 पॉइंट का निकालना, तो 1 36 ओवर 18, यानी कि x का जो 23 में से 18 यूनिट है ना, तो x का 1 में से 23 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 2 लीटर के, ठीक है। अगर 36 लीटर x लिया तो 18 की रेशो के मुताबिक 1/23 हिस्सा, 23 में से 1 हिस्सा जो है वो 2 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 46 लीटर। तो टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना बनेगा, 46 लीटर, क्योंकि टोटल रेशियोज कितनी थी, टोटल पॉइंट कितने थे, 23। कंफ्यूजिंग है लेकिन चालू हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने में इसको कंफ्यूजिंग हो रहा है। जब मैंने किया था इट वाज लाइक 2 और मे बी 1.5 मिनट्स क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे ज्यादा, ठीक है। यानी कि ये देखो एक बार कटा है और उसके बाद मैंने फौरन सॉल्व कर दिया। Read the statement carefully. Branches of 5 bank are in A, B, C, D, E. अच्छा, आपके पास कहते हैं कि आपके पास जो है वो कुछ शहरों में बैंकों की 5 ब्रांच है। तो मैंने इसको टेबल इस तरह बना दी, मैंने शहरों को वाले कर दिया, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, ठीक है। इस तरह लिखा हुआ है। अब वो कंडीशन क्या कहता है, पहली कंडीशन कहता है वहां पर कि आपके पास जो है वो कराची के अंदर, मतलब पहली कंडीशन कहता है कि ए बी सी आर इन लाहौर एंड कराची, ए बी सी आर इन लाहौर एंड कराची, दोनों के अंदर ए बी सी तीनों बैंकों की ब्रांचेज हैं। सेकंड कंडीशन कहता है ए बी ई आर इन लाहौर एंड इस्लामाबाद,
ए बी और ई, सी डी नहीं है, ई, ये ए बी और ई कहाँ पे, लाहौर में भी है, ए बी और ई कहाँ पे है, इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बी सी डी आर इन पेशावर एंड कराची, तो इसमें बी आ गया, सी आ गया, डी भी कह दिया, उसने एक और ऐड कर दिया बी, इसमें ए नहीं है, इसमें बी सी और डी आर इन कराची एंड पेशावर, ए सी ई आर इन कराची एंड फैसलाबाद, ए है, सी है, ई की बात कर दी, ए सी ई आर इन कराची एंड फैसलाबाद, तो फैसलाबाद के अंदर आता है ए सी और ई आ गया। अब वो कहते हैं कि ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज, अगर इस तरह टेबल बनाओगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज नॉट इन लाहौर, लाहौर में कौन सा बैंक की ब्रांच नहीं है, डी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन लाहौर बट नॉट इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में है लेकिन लाहौर में नहीं है, ठीक है, कौन है, डी है, डी ही है जिसकी इस्लामाबाद में, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इन लाहौर बट नॉट इन इस्लामाबाद, लाहौर में है लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है। ए बी सी है, ऐसा है जो लाहौर में तो मौजूद है लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन पेशावर एंड लाहौर बट नॉट इन फैसलाबाद, पेशावर और लाहौर में होनी चाहिए, फैसलाबाद में नहीं है, तो फैसलाबाद में कौन नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है। बी का वाला देखोगे तो लाहौर पेशावर बी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट पेशावर, पेशावर के अलावा पाकिस्तान के अंदर कौन नहीं है, कौन है, ए लेकिन पेशावर के अंदर ए की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। इन विच सिटी देयर इज नो ब्रांच ऑफ बी, बी की ब्रांच किस सिटी में नहीं है, अगर बी के रेशियो में देखो तो फैसलाबाद ऐसा शहर है जिसके अंदर बी की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी हल हो जाएगा इतना पैटर्न टेबल बनाने में। आगे वो कहते हैं कि पॉइंटिंग ऑन फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को देखते हुए उसने कहा कि ये जो इसके अंदर पिक्चर है, ये ही इज द सन, ये बेटा है, सन ऑफ, he is the son of the only son of my mother, he is the son of only son of my mother, अपनी माँ, तो मेरी माँ का वाहिद बच्चा कौन होगा, मैं खुद, ठीक है, मेरी माँ का वाहिद बच्चा कौन होगा, मैं खुद, ये he is the only son of my mother, तो इसके सन का ये सन है, ये कौन है, इसके मुताबिक ये अहमद है, ठीक है, ये है अहमद, तो अहमद के मुताबिक ये कौन हुआ, उसका बेटा, तो अहमद कौन है, उसका, उस पिक्चर वाले शख्स का बाप, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो लड़का है पिक्चर के अंदर लड़का बना हुआ है, ये मेरी माँ के वाहिद बेटे का बेटा है, मेरे माँ के वाहिद बेटे का बेटा, तो माँ का वाहिद बेटा वो खुद ही होगा ना, अकेला जो होगा, ठीक है, तो उसका बेटा जो है, तो इसका मतलब है किस लड़के का जिसकी पिक्चर है अहमद, उसका क्या है, बाप है। आगे ये रिपीट क्वेश्चन हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ठीक है। आगे फिजिक्स केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो रिपीट होता है, उसके बाद जो है वो ए बी सी आर द मेंबर ऑफ क्लब, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मेंबर ऑफ क्लब, ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मेंबर ऑफ क्लब। अब इसके अंदर वो कहता है कि देयर आर टू मैरिड कपल इन द ग्रुप, दो मैरिड होने चाहिए, दो मैरिड कपल, यानी कि दो मैरिड कपल आ गए। उसके बाद वो कहता है कि A is the brother of D's husband, D's husband का मतलब है कि D के खाविंद का A भाई है, तो D कौन हो गई, फीमेल, और A कौन हो गया, मेल। उसके बाद वो कहता है कि C is the president of all Pakistan working women society, वुमेन आ गई तो C भी कौन हो गई, फीमेल हो गई। F is a singer and a bachelor, तो F जो है वो सिंगर और बैचलर, हम इसको अज्यूम करते हैं मेल। और उसके बाद जो है वो कहता है कि फोर ऑफ देम बिलोंग टू सेम फैमिली, बी एंड एफ आर कलीग इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, और बी जो है वो, बी क्या कहते हैं, बी के मतलब ये कहता है कि बीज वाइफ इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लब, ये इसकी बीवी जो मेंबर ऑफ क्लब नहीं है, तो ये यानी कि कपल नहीं हो सकता, तो बी की जो वाइफ है वो मेंबर क्लब की मेंबर ही नहीं है। बी और एफ जो है ये भी मेल हो गया, क्योंकि बी उसने कहा बी की वाइफ, तो बी कौन हो गया, मेल, तो ये दोनों आगे क्या कहते हैं कि ये दोनों है कलीग, ऑफिस कलीग्स हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इन कलीग्स को निकाल के हमारे पास जो ऑप्शन बची वो बची ए सी डी ई। अच्छा, तो ये सारा कुछ हो गया, सिर्फ ई रह गया। ई कौन हो सकते हैं, मेल मेल मेल, फीमेल फीमेल, तो ई जो है वो मेरे मुताबिक जो वो फीमेल होनी चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं ई की अभी तक कोई कंडीशन उसने स्पेसिफाई नहीं की, तो वो देखते हैं वो क्या निकलता है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ और सॉरी बी नहीं लिखा हुआ, एफ और बी एंड एफ आर कलीग, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो एफ और बी जो है ये कलीग हैं आपस में, एफ और बी क्या है
आपस में कलीग हैं, जबकि उसने ऑप्शन दिया ब्रदर, फादर, नेफ्यू या डाटा इन एडिकेट, तो डाटा इन एडिकेट ऑप्शन नंबर डी आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सेम फैमिली, सेम फैमिली से कौन कौन है, ठीक है। तो सेम फैमिली में अगर देखें तो वो बनते हैं, ये देखो डी जो है वो वर्किंग वुमन की सोसाइटी थी, सी जो है वो वर्किंग वुमन की थी और उसके अंदर ये लिखा गया। अब डी जो है ये भी मेल था और ये किसका भाई था, ये सी का भाई था। डी जो है वो सॉरी जो ये है हमने कंडीशन लिखी थी कि ए जो है वो डी के हस्बैंड का भाई है, तो ये इसका एक किस्म से ये वाला तो ब्रदर वाला आ गया ना, ब्रदर इन लॉ। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दो लोग मिल गए जो कि फैमिली मेंबर आ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि अगली जो कंडीशन के मुताबिक देखें तो वो कहते हैं कि ये दो आ गए और उसके बाद मैरिड और मेल और फीमेल जो है वो एक फीमेल ये बची और ये कौन हो जाएगा उस हिसाब से मेल, क्योंकि ये दोनों तो इसकी बीवी क्लब का हिस्सा ही नहीं है और ये कौन है, बैचलर है। ये एक वैसे कुंवारा है, इसकी बीवी क्लब का हिस्सा नहीं है, तो ये उसके अलावा अगर ये फीमेल बचती है तो ये कौन बचेगा, मेल। तो इन दोनों का चालू हो गया, तो एक ये दो निकल है और ये दो निकल है, ठीक है। अब ये फैमिली मेंबर है, ये भी फैमिली मेंबर है, हाँ हालांकि मैरिड कौन होगा, अब ये वाली जो फीमेल है ये फीमेल है और ये मेल है, ये वाली फीमेल और ये वाला मेल आ गया, तो ये ब्रदर इन लॉ है, तो ये जो है इन दोनों की हुई हुई शादी और इन दोनों की जो वो शादी है, ठीक है। ये दोनों आपस में कपल बनते हैं, दो कपल ये वाले पेयर पूरे होंगे क्योंकि ये फीमेल बनेंगे। ए जो डी का भाई है तो सी बची फीमेल, ठीक है, तो सी फीमेल इसके साथ मैरिड होगी और एम के साथ जो वो एफ बच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये चार लोग जो हैं ये कौन हो गए, ये चार फैमिली मेंबर हो गए ए सी डी ई। इसके बाद हाउ मेनी अनमैरिड मेल मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा था। इस जब एक फैमिली है चार, एक फैमिली में चार लोग हैं और चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों क्या है, मैरिड है। जाहिर सी बात है चारों दो कपल बनने से चारों के चारों मैरिड है, तो इसका मतलब ये है कि अब अनमैरिड कौन है, सेम फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो इसका सिंपल सा आंसर अगर वन लगाना है तो इस वजह से लगाना है कि एफ जो वाहिद बंदा है पूरे क्लब के अंदर, फैमिली नहीं कह सकते क्लब कह सकते हैं, क्लब के मतलब एफ वाहिद एक बंदा है जो कि अनमैरिड है, ठीक है, ही इज अनमैरिड, बैचलर लिखा हुआ है ना, बैचलर का मतलब अनमैरिड होता है। अच्छा हु इज मैरिड टू डी, अब डी से कौन मैरिड है, डी से हमने अभी बताया कि डी से ई मैरिड है, डी से ई का ई मैरिड है, ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी से कौन मैरिड हुआ, ए, क्यों, क्योंकि डी का ब्रदर इन लॉ था ए, इन दोनों के जो हो नहीं सकती, मेल और फीमेल का ये बचा और मेल और फीमेल ये बचे, ठीक है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ एफ विद सी, एफ का सी के साथ क्या ताल्लुक है कि एफ जो है वो सी का नन कुछ भी नहीं लगता क्योंकि ये अलग है और ये फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं लगता, वो नन ऑप्शन आ गया, ठीक है। इस तरह ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने स्टार्ट में बताया था, ठीक है। तो अगर दोबारा समझना हो मुझे ना कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से इसको मजीद क्लैरिफाई करके समझा दूंगा। आगे जो वो फिर से वर्बल रीजनिंग आ जाती है, वर्बल के बाद वो कहता है इधर आ जाए 103 का क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो 2 5 8 11 अगर वो कहता है कि ये इस तरह, ये मैं दोबारा एंड करवा दूं एक साथ, टॉमी एंड सारा करंट एज आर रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड एस। अगर टॉमी और सारा की टी और एस से आप देखते हो तो इफ इन 5 ईयर कहते टॉमी की टी है एज है और सारा की एस है, अगर 5 सालों के अंदर यानी कि 5 सालों बाद टॉमी की जो ट्वाइस होगी सारा से उम्र, तो टी इज इक्वल टू 2s सारा से ट्वाइस होगी कितने सालों बाद, 5 सालों बाद, तो टी इज इक्वल टू 2s प्लस 5, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बनती है आपकी, ओके। 10 गैलन ऑफ पेंट विल कवर 75 स्क्वायर फुट, 75 स्क्वायर फुट के लिए हमें 10 गैलन लगते हैं। स्क्वायर फुट से मुराद बेसिकली समझ लो इस तरह, जब आप एक लेंथ लेते हो एक विड्थ लेते हो, ये स्क्वायर फीट में नहीं है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, अगर ये 1 और 2 फुट ये थी, ठीक है, तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 3 टू द 6 स्क्वायर फुट, ठीक है, 6 स्क्वायर फीट, तो इस तरह स्क्वायर फीट निकलता है। तो अगर कहते हैं कि 75 स्क्वायर फीट के लिए 10 गैलन जो है वो पेंट लगता है, हाउ मेनी गैलन ऑफ पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल द वॉल एट अ हाइट ऑफ 8 फीट एंड 24 फीट। तो अब उसने दूसरी जगह स्क्वायर फीट दी है, उसने लेंथ और विड्थ दे दी है, कितनी दी है, 8 फीट एंड 24 फीट। नाउ 8 फीट जो है वो हम इधर रख लेंगे
तो इसका मतलब ये कि अगर हमने एरिया निकालना पहले ताकि स्क्वायर फीट में आंसर आए तो 8 मल्टीप्लाई बाय 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 192 का 192 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अगर 75 स्क्वायर फुट के लिए 10 गैलन लगते हैं तो एक स्क्वायर फीट के लिए कितना लगेगा 10 ओवर 75, ऐसे ही है 75 उधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा। और 192 के लिए कितना लगेगा 10 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 192। तो जब इसका आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 256 गैलन पेंट लगेगा इतने एरिया को कलर करने के लिए। अगर y की वैल्यू 4 है, 6y 10z है, आपने बताना है देन z y की वैल्यू अगर 4 है और आपको स्टेटमेंट उसने दी है 10z plus y is equal to 6y, 6y is equal to 10z plus y, तो 6 into 4 24 is equal to 10z plus y की जगह 4 लगा दिया, 24 is equal to 10z plus 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा 20 रह जाएगा, या 10z रह जाएगा, z इधर आके जब डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा तो z is equal to 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। What number decreased by 7 is equal to number increased by 7? वो कहता है कि कौन सा नंबर है decreased by 7, decreased by का मतलब -7, x minus 7 जो है वो किसके बराबर है, अगर 10 आ जाए increased by 7 तो 7 plus 7, तो 10 plus 7 is equal to 17, x minus 7 है, ये -7 तो जाके +7 हो जाएगा, 17 plus 7 is equal to 24, x की जो वैल्यू है वो क्या है 24 आ गई है इसके अंदर। रिकॉर्डिंग हो रही है बैठ दो। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन क्या आ गया 24 आ गया। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, a car covered 300 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 3 आवर एंड 20 मिनट। आई थिंक मैंने ये करवा दिया है, ये पहले भी हमने कर लिया 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, तो टोटल आवर्स बन रहे थे 6 घंटे। ठीक है, उसकी हमने उस हिसाब से स्पीड निकाल दी, दोबारा करवा देता हूं। उसके बाद फिर ये दोबारा हमें 300 किलोमीटर उसने पहले किया। ठीक है, 300 किलोमीटर उसने क्या किया पहले किया, कितने टाइम में 3 आवर्स 20 मिनट्स, 3 आवर्स 20 मिनट। और 20 मिनट जो है वो कितना हिस्सा होता है, मैं सिंपल करने के तरीके बताता हूं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं तो 20 जो है वो तीसरा हिस्सा होता है, तो 1/3 हिस्सा हो गया 20 मिनट्स, 1/3 किया तो 0.33, मुझे लग रहा है 10-15 मिनट, ठीक है बाद में आ जाना। ये आ गया 0.33, तो इसका मतलब ये है कि पीछे कितने हैं 3 घंटे और 3.33 घंटे जो है वो ये पहला टाइम बनता है, और दूसरा 2 आवर्स एंड 40 मिनट। तो 40 जो है उसका कितना पार्ट बनता है 40 बनता है 2/3 पार्ट, यानी कि 0.66, तो ये आ गया 2.66 आवर्स। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स में लेने की वजह ये है कि अब इजी हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 3.33 करोगे और दूसरा जो है वो 300 डिवाइड बाय 3.33 करोगे, और देन उसने 240 किलोमीटर चला जो दूसरी स्पीड पर, वो आएगा 2.66। ठीक है, जब इसको सम अप करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 92.3, एवरेज निकालोगे आएगी 91.6 करके, तो इसके नियरेस्ट आंसर आपके पास 90 है। ठीक है, तो आप 90 का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, एवरेज निकालोगे जब इनकी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये बड़ा आसान सा था। ठीक है, सिर्फ उसको मैंने टाइम को इजीली कन्वर्ट किया, बाकी एवरेज नहीं अरिथमेटिक मीन जो उसका एवरेज निकालनी वो आप लोगों को आता है। देन आगे कहते हैं कि if 3 minus 3x is less than 20, which of the following could not be the value of x? 3 minus 3x less than 20, अब इसका क्या तरीका है, लेस देन 20 चाहिए तो सबसे बड़ी वैल्यू से शुरू कर लो। ठीक है, कि लेस देन जो है इससे आना चाहिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 है, 3 minus 3 into 6 less than 20, तो 6 3 18 minus 3 18, ये -6 लेना है। ठीक है, कि कितनी वैल्यू ली है -6 ऑप्शन के अंदर, तो -6 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 जमा 3 21 हो गया, 21 लेस देन 20 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन है वो ये रॉन्ग होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू नहीं है। तो लास्ट जो डी ऑप्शन है वो 6 वाला जो आंसर है वो कंडीशन को फुलफिल करता है कि व्हिच कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ x। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 6 आदमी 15 घंटे के अंदर अपना काम करते हैं, ये मैंने करवा दिया होगा, 6 आदमी 15 घंटे के अंदर काम करते हैं, तो आपको पता है 6 आदमी 15 घंटे के अंदर काम कर रहे हैं, तो कितने आदमी 10 घंटे के अंदर काम करेंगे। अब इसके अंदर रिलेशन पढ़ना होता है, अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ा देंगे, आदमी की तादाद बढ़ेगी तो डेली काम कम करना पड़ेगा, ऐसे ही तो आवर्स कम हो जाएंगे, अगर आदमी बढ़ा देंगे तो ज्यादा काम थोड़े वक्त में होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स रिलेशन है,
इसको आप ऑपोजिट कर दोगे 6/x 10/15, ठीक है, इक्वल लगेगा 15×6 = 90 इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 90/10 करोगे तो ये आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये अब क्या मतलब है कि 9 लॉग लगेंगे अगर डेली काम जो है वो 10 घंटे करना पड़े, पहले जो है उसको 15 घंटे जो है वो काम करना पड़ता था 6 लोगों को। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जैसे ये इनवर्स रिलेशन है, अगर आ जाता कि 6 लोग 10 ट्रक भरते हैं तो कितने लोग 15 ट्रक बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जितने ट्रक बढ़ेंगे उतने ही नंबर ज्यादा बढ़ते जाएंगे, उतने लोग ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये एज इट आ जाएगा। जब रिलेशन इनवर्स होगा दोनों चीजों के दरमियान तो वो उलट हो जाएंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हाउ मेनी फीट देयर आर इन 4.5 मीटर अगर मीटर 3.28 के बराबर, तो 1 मीटर 3.28 1 के बराबर है, उसने 4.5 मीटर की वैल्यू पूछी हुई है, तो सिंपली 4.5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60, 50, 70, 65 और 85 और 0, यानी कि उसने 0 मैथ अलग नंबर लिखे हुए हैं, आपने सारे नंबर लेने हैं, उनको ऐड अप करना है और उनको जो है वो उसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज आपको निकालनी आती है, 0 भी ऐड करोगे और काउंट करोगे, 0 भी काउंट होगा। टोटल सब्जेक्ट्स उसके हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सारे नंबर्स को ऐड करोगे, 0 भी इसमें ऐड करके डिवाइड बाय 6 करोगे, जो एवरेज आएगी वो आंसर होगा। उसके बाद वो कहता है कि 9 इंडिविजुअल अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, ये हम कर चुके हैं, वो जिसके अंदर कमेटियां बनाई थी, 3-3 कमेटियां, ठीक है। इसके अंदर बस थोड़ा सा जो एक क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके अंदर लास्ट में कि अगर बिलाल एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, कमेटी जो है बी वाली कमेटी के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ बिलाल और मरियम सर्व कर रहे हैं, सॉरी बिलाल, दानिश और मरियम, अगर बिलाल, दानिश और मरियम जो है वो कमेटी नंबर बी को सर्व करते हैं, तो आपने बताना है कमेटी सी में कौन हो सकता है। आप पहले ए का निकालोगे, तो ए में 4 लोग होने चाहिए थे, तो 4 लोग कौन कौन से होंगे, ए की कंडीशन है कि ए के अंदर जो है वो मरियम, शीदा और निशान नहीं आ सकते, तो मरियम, शीदा और निशान को निकाल के बिलाल इधर, हारून जो है वो नहीं आया, लियाकत इधर आ गया, ठीक है, फैसल अभी तक नहीं आया, तो हारिस, लियाकत, फैसल ये आ गए, और उसके अलावा बचा कौन, अहमद बच गया, ठीक है, तो अहमद ये आ गया, ठीक है। तो अब बाकी दो तो कर ही नहीं सकते थे इसके ए के अंदर, तो सी के अंदर जो रह गए वो बच गए। अब सी के अंदर कौन रह गया, टोटल आप ऊपर से नाम देख लोगे तो वो शीजा आ गई, नहीं निशान नहीं है, तो शीजा और निशान जो वो सी के अंदर करेंगे। तो जब भी करना है इस पार्ट आपके पेपर में आ जाए, बी पहले फिर एक बार करना, फिर आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि अब ये अगर सफेद को हम ब्लैक कहते हैं, अगर सफेद को हम काला कहते हैं, काले को लाल कहते हैं, और लाल को हम पीला कहते हैं, पीले को हम हरा कहते हैं, तो ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट कॉल्ड ऑरेंज। तो ह्यूमन आदमी के कलर का आदमी के खून का कलर क्या होगा, दो चीजें हैं। अब ये कंफ्यूजिंग इसलिए इसके मुताबिक चलोगे तो उसने कहा है कि येलो को हम रेड कहते हैं, रेड को हम क्या कहते हैं, येलो। इसका मतलब ये कि खून लाल होता है तो उसको हम येलो कह देंगे, लेकिन अगर पूरे पैटर्न को फॉलो करते हो तो येलो को आगे वो कहते हैं ग्रीन कहते हैं, तो ग्रीन को आगे ब्लू कहते हैं, तो एट देन जो लास्ट में बनता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑरेंज भी बनता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे येलो को राइट किया हुआ है तो हम इस रूल के मुताबिक चलेंगे कि सिंपली स्टेटमेंट के अंदर रेड को येलो बोला गया तो हमारा आंसर जो है वो येलो होगा। ये 2-3 जगह ये एमसीक्यू आया और येलो ही कंसीडर किया हुआ है, तो हम येलो ही इसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैं कल भी बता रहा था कि जो है कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, ठीक है। तो आप ये समझ के कि इसके अंदर जो वो एज इट इज लगे हुए हैं तो हम भी एज इट इज लगा देंगे, बेशक सही है या गलत है, तो हो सकता है वो गलत हो जाए, क्योंकि जहां रिपीट करके दोबारा क्वेश्चन जिस तरह ये शीदा बिलाल वाला क्वेश्चन आया, कहीं एक जगह पे इसमें गलती डाली हुई है, एक आधी गलती डाली होगी, और यहाँ पर आगे जब दोबारा आएगा तो इसके अंदर सारी गलतियां ठीक की हुई हैं, कोई और क्वेश्चन गलत किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान रखना है कि आप खुद से सॉल्व करके करो, ठीक है। उसमें चांसेस भी कम है गलत होने के, अगर वो चेक कर लेंगे पढ़ के, ठीक है, कि अगर यार उनके पास राइट आंसर सही वाले पढ़े हैं, सॉल्व किए हुए, तो डेफिनेटली आपका ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये है कि एक आधे रॉन्ग होता है बीच में, तो आप किसी भी पैटर्न के मुताबिक चलोगे तो वो आपके पैटर्न के मुताबिक एक आधे गलत होगा, बाकी सारे के सारे जो है आपके ठीक होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपने ध्यान में रखनी बात।
राहुल, प्रेम, श्याम, अच्छा ये कुछ दोस्त हैं, उसमें से ने कहा कि श्याम जो है वो टॉलेस्ट है, राहुल इज शॉर्टर देन प्रेम बट टॉलर देन रिंकू। रिंकू राहुल जो है वो रिंकू से बड़ा है लेकिन प्रेम से छोटा है, प्रेम से छोटा है और रिंकू से बड़ा है। गीत इज लिटिल शॉर्टर देन प्रेम। अब प्रेम से छोटी कौन है? गीत है। बट नहीं, प्रेम से छोटी कौन है? गीत। तो छोटा हम इधर लिख रहे हैं, तो प्रेम से छोटी गीत आ गई और गीत के बाद राहुल आ गया, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि बट लिटिल टॉलर देन राहुल, राहुल से बड़ी है और प्रेम से छोटी है, तो वो कौन है? गीत है। हु इज टॉलर देन रिंकू बट शॉर्टर देन गीत, तो रिंकू से बड़ा और गीत से छोटा कौन है? राहुल है, ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं कि 8 into 6 plus 5 minus 10, डमास रूल के मुताबिक एक और रूल होता है कि ब्रैकेट बिड मास, ठीक है, माइनस 10। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमेशा बाद में बाकी चीजें करते हैं। 6 जब 5 11 into 8 अब माइनस 10, अब डमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में सब्ट्रैक्टिंग आएगी। 88 minus 10 78 जवाब आ गया, ठीक है। आगे कहते हैं कि गिवन वर्ड से आपने बताना है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो डेमोन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, इसके अंदर सिर्फ एक ए है जबकि डैमेज के अंदर 2 ए हैं, ठीक है। तो डैमेज वो लफ्ज है जो डेमोन्स्ट्रेशन के डेमोन्स्ट्रेशन में से वर्ड्स उठा के, वो कहते हैं कि इनमें से आपने कुछ वर्ड्स उठा के नया लफ्ज बनाना है, सारे नहीं उठाने, कुछ उठाने हैं, लेकिन डैमेज नहीं बन सकता क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर एक ए है जबकि डैमेज के अंदर जो है वो 2 ए है। उससे अगला मैं स्किप कर रहा हूँ, ए बी से इतने गुना तेज काम कर सकता है, वो सी से कितना गुना तेज काम कर सकता है। मैं कल करता रहा हूँ लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। मैंने काफी ज्यादा कल पर किया लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब बस है एग्जैक्टली 6 रूट्स।